हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए जो मैंने उस दिन आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो दिया था, आज उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं उत्तर वैदिक काल का कुछ पॉइंट आपको बताया था। आज उससे आगे उत्तर वैदिक काल में हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करता हूँ। ये वीडियो हमारा था जो कि आपके स्पेशल बिहार एसएससी बीपीएससी टीचर बीपीएससी जो अभी जो 17th जो है सो आपको आया है वैकेंसी, उस सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन था? क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक विकसित राज्य कौन था? तो दोस्तों पंचाल था। कौन सा था? पंचाल था। किस ग्रंथ में पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हमारा कहा गया है। अजातशत्रु किस राज्य के प्रसिद्ध दार्शनिक राजा थे? तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। काशी का अजातशत्रु किस राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक राजा था? तो हमारा अजात जो कहाँ का था? तो काशी का था। गंगाधर की तथा व्यास, है ना, गांधार तथा व्यास नदी के मध्य स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कैकई देश के नाम से जाना जाता है। गंधार तथा व्यास नदी के मध्य जो क्षेत्र है उसको कैकई देश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर के मध्य किस देश की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों मत्स्य देश की स्थापना की गई थी। किसकी की गई थी दोस्तों? मत्स्य देश की स्थापना की गई थी। अथर्ववेद में किस प्रदेश को दूरस्थ प्रदेश कहा जाता है? तो अंग एवं मगध को किसको कहा जाता है दोस्तों? अंग एवं मगध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अंग एवं मगध को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग वैदिक संस्कृति का राजनीतिक स्थिति देखेंगे कि राजनीतिक स्थिति इसका कैसा था। अभी तक उत्तर वैदिक काल में हम लोग चल रहे थे जो वैदिक संस्कृति के बारे में था। देखिएगा आगे हमारा है कि राजनीति में पहली बार क्षेत्रीय राजा राजा राज्यों का उदय किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय किस काल में हुआ था दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक को क्या कहा जाता था? तो इसको यूपी पीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता है? सम्राट कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के प्राच्य देश के शासक जो थे उनको सम्राट कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित राजा को क्या कहा गया? तो विषपति कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित जो राजा निर्वाचित किए थे उसको क्या कहा गया? तो उसको विषपति कहा गया। अथर्ववेद के में किसे प्रजाति की दो पुत्रियां कही गई है? तो सभा एवं समितियों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे आपको इसमें बता दें कि एमपीपीसीएस में क्वेश्चन 2008 में भी पूछा गया था। अथर्ववेद में किसकी प्रजाति की दो पुत्रियां कहाँ मतलब प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सभा और समिति को कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में कौन सा अधिकारी राजा के अनुयायियों के मध्य बलि का बंटवारा या फिर बलि भेंट का बंटवारा करता था? तो ये हमारा भाग दूध का, किसका? भाग दूध का करता था। उत्तर वैदिक काल में बलि के अतिरिक्त किस प्रकार की चर्चा की गई मिलती है? तो भाग एवं शुक्ल नामक कर की। किसकी? तो भाग एवं शुक्ल नामक कर की चर्चा की गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजा की सहायता करने वाले 12 अधिकारियों को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो इसको रत्नी, है ना, रत्नीन कहा गया है। क्या कहा गया दोस्तों? रत्नीन कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में पासे के खेल में राजा के सहयोगी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको अब अक्षवाप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? अक्षवाप के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश के प्रशासक को क्या कहा जाता था? तो अस्थपति कहा जाता था। क्या कहा था दोस्तों? अस्थपति कहा जाता था। अब हम इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो जन्म था। उत्तर वैदिक काल में लोग जन्म लेते थे तो उसके हिसाब से उसके वर्ण को बताया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कितने वर्णों में विभाजित थी? तो दोस्तों 4 वर्णों में विभाजित थी। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कितने वर्णों में विभाजित थी? तो 4 वर्णों में विभाजित थी। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? तो हमारा यह
ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस किस ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण सूत का क्षत्रिय क्षत्रिय शन का तथा वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता है? तो यह हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार हमारा करता है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख मिलता है? तो यह हमारा जवालोपनिषद में ऐसा मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का स्रोत एवं पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया? तो ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। चारों वर्णों में किस वर्ण को अन्यास बलिकृता कहा गया? तो वैश्य को कहा गया। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम प्रचलित थे दोस्तों? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे। अश्व लायन के अनुसार ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार की कितनी आयु निर्धारित की गई? तो 8 वर्ष की गई है। उपनयन संस्कार की ब्राह्मण के लिए जो आयु है वह 8 वर्ष जो है सो निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा कि क्वेश्चन है हमारा कि विद्या समाप्ति के पश्चात गृहस्थ को जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला को क्या कहा जाता था? तो उपकुवार्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? उपकुवार्न कहा जाता था। वह ब्रह्मचारी जो जीवन पर्याप्त गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन करता था उसे क्या कहते थे? तो नैष्ठिक कहते थे। क्या कहते थे? नैष्ठिक कहते थे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक में सभी वर्णों में मान्य आश्रम को क्या कहा जाता था? तो गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम कितने महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? तो 5 यज्ञों का महाअनुष्ठान करना पड़ता था। गृहस्थ आश्रम में कितने प्रकार के ऋणों के विषय के लिए बताया गया है? तो 3 प्रकार के। गृहस्थ आश्रम में अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर व्यक्ति किस आश्रम में प्रवेश करता है? तो वानप्रस्थ आश्रम में करता है। ये आपका 2001 में क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था। सर्वप्रथम किस काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। वानप्रस्थ आश्रम में मुख्य साधन कौन सा है? तो अध्ययन एवं ध्यान है। कौन सा है दोस्तों? तो अध्ययन एवं ध्यान है। किस आश्रम में व्यक्ति समस्त सांसारिक प्रवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है? तो सन्यासी आश्रम में सन्यास जीवन में क्या होता है? व्यक्ति पूरे से मुक्त हो जाता है। हर एक आप जितने भी आपका गृहस्थ जीवन है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विचारकों ने मनुष्य की आध्यात्मिक भौतिक तथा नैतिक उन्नति के लिए कितने प्रकार का पुरुषार्थ निर्माण किया? तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ का निर्माण किया था। वह पुरुषार्थ जो मनुष्य तथा समाज के अस्तित्व को बनाए रखता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो धर्म कहलाता है। वह कौन सा पुरुषार्थ है जिसके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है दोस्तों? तो वह अर्थ है। क्या है दोस्तों? वो अर्थ है। 8 प्रकार का विवाह का वर्णन हमारा किया गया है। जो आप यहाँ देखें कि हमारा असुर विवाह क्या होता है, राक्षस विवाह क्या होता है, पैश्य विवाह क्या होता है ना, प्राप्त विवाह क्या होता है, आप इसको देखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट देखेंगे हमारा कि देखिए इसके बाद हमारा 16 संस्कार का गर्भधारण है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चूरा कर्म कौन कौन सा होता है, के शांत, ये सब उतने नहीं है हमारे लेकिन आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट इसका एक ले ले। ठीक है। और फिर इसको जो है सो आप अब मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे आर्थिक स्थिति से। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसको पूरा करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा करें उतना आप पढ़ लेंगे खुद से। आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो किस संहिता में 24 बलों है ना 24 बैलों द्वारा हलों को खींचे जाने की उल्लेख किया गया है? तो काठक संहिता में किया गया है। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम किसने हल और कृषि को जन्म दिया था? तो पृथ्वीवेद ने दिया था। यजुर्वेद में धान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बहिर शब्द का प्रयोग किया गया है ना।
किस ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वप्रथम कृषि की समाप्त समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में वरना, कूप एवं नहर का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो अथर्ववेद में किया गया है। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। किसे सुनासिर का हल हलवाहा कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? तो इंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस उत्तर वैदिक रचना में नगर की चर्चा पहली बार हुई है? तो तैत्तिरीय अन्वयक में हुई है। उत्तर वैदिक कालीन प्रारंभिक नगर किसे जिन्हें आग नगरीय स्थान कहा जाता है, उसे उसको उसका वो कौन सा हो सकता है? तो हमारा हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद में व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्रेष्ठनी शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस रंग के मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित है? तो लाल रंग के मृदभांड जो है सो सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। महाजनी प्रथा की पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो यह हमारा बीपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट है। महाजनी प्रथा की पहली बार उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में कुशीदीन का प्रयोग किसके संदर्भ में किया गया है? तो सूदखोर के संबंध में किया है कि यह कुशीदीन है, सूदखोर के लिए किया गया। उत्तर वैदिक काल में पन, कार्षापन, पाद तथा वह नामक सिक्के का उल्लेख किया गया है पाणिनि ने। किसने किया था? तो पाणिनि ने किया था। अब इसका हम धार्मिक स्थिति देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन धर्म का स्वरूप कैसा था? तो बहुदेववादी जैसा था। क्या था दोस्तों? बहुदेववादी जैसा था। उत्तर वैदिक काल में कितने पुरोहित का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो 14 पुरोहित का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद का पुरोहित कौन कहलाता था? तो होत्री कहलाता था। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम लोग होत्री कहते थे। किस वेद के पुरोहित को उद्गता कहा जाता था? साम वेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था, क्योंकि ये साम वेद जो है एक गाई जाने वाली रचनाओं का संकलन है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो अधर्व्यू कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य पुरोहित के रूप में सभी यज्ञों का पर्यवेक्षण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ऋतविज कहा जाता था। मृत्यु की चर्चा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। पुनर्जन्म की संभावना कहाँ मिलती है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। निष्काम क्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया? तो यह हमारा ईशोपनिषद में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग यज्ञों का विवरण। जो हमारा सरयू यज्ञ है, यह यज्ञ राजा के अभिषेक हेतु था। इस यज्ञ में प्रजा को यह विश्वास हो जाता था कि उसके सम्राट को दिव्य शक्ति मिल गई है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। राजसूय यज्ञ ऐसा करने का लोग को मान्यता था। अश्वमेध यज्ञ का क्या मानना था? यह राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण यज्ञ है। यह यज्ञ क्षेत्र विस्तार से जुड़ा हुआ था। ठीक है। वाजपेय यज्ञ, यह यज्ञ 17 दिनों तक चलता है। यह यज्ञ करने से राजा सम्राट बनता है। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें सोम रस ग्रहण किया जाता था तथा अग्नि का बलि दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, तो हमारा ये देखेंगे इसमें हमारा वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, वैदिक साहित्य में जो है सो हमारा क्या क्या कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में वेद की बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, जिसमें कि अगर ये तीनों की बात करें सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो वेद त्रयी कहा जाता है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे क्या कहा गया है? तो अपौरुषेय कहा गया है। ऋग्वेद की बात करें तो आप अब देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारा हमेशा क्वेश्चन बनता है
कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है दोस्तों? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नवीन है? तो 10वां मंडल जो है यह सबसे नवीन यानी कि नया है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है दोस्तों? तो 1028 सूक्त हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन किस ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री वेद का हमारा किया गया है। याद रखेंगे, ये IAS में हमारा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र है। ठीक है। उसके बाद है साकल, वास्कल, अश्वलायक, शंखालायन एवं मंडूकायन किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये भी हमारी ऋग्वेद की शाखाएं हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में हमारा मिलता है, जो कि RRB गोरखपुर में हमारा पूछा गया था क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस सूक्त को भारतीय नाटक की अंकुर व्यवस्था माना जाता है? तो IAS से 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, संवाद सूक्त को माना जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कौन से सूक्त विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो ये हमारा सूर्य सूक्त है, जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। अस्तोमा सदगम्य वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में सर्वाधिक 250 का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये इंद्र के लिए मिलता है, जो 2006 में IAS के एग्जाम में पूछा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो अनुष्टुप है हमारा। ठीक है। अब आते हैं सामवेद के बारे में, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सामवेद क्या है? गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। कौन सा वेद भारतीय संगीत शास्त्र का आदि ग्रंथ एवं प्राचीनतम पुस्तक है दोस्तों? तो ये 2000 सामवेद को माना गया है। सामवेद में कितने मंत्र संग्रहित है? तो 1549। कितने मंत्र सामवेद में है? तो 1549 मंत्र इसमें हमारे हैं। कौमुद एवं जैमिनीय किस वेद की शाखाएं हैं दोस्तों? तो सामवेद की शाखाएं हैं। किस वेद की दोस्तों? सामवेद की शाखाएं हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो किस वेद में राजशिव, वाजपेय तथा अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है? तो यजुर्वेद में। बलि पूजन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा है, इसमें बलि पूजन की पूरी चर्चा दी गई है। तैत्रेयी, मैत्रेयनी एवं काठ संहिता का संबंध किससे है? तो कृष्ण यजुर्वेद से है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यक संदर्भ किसमें मिलता है दोस्तों? तो यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है दोस्तों? तो यजुर्वेद में हमारा मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग अथर्ववेद की। बलि पूजन के लिए अगर आ जाए तो बलि पूजन के लिए भी यजुर्वेद को माना जाता है। किस वेद में तंत्र मंत्र तत्कालीन भारतीय औषधि का विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है दोस्तों? तो अथर्ववेद में मिलती है। किसे मिलती है? अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद की 2 प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो शौनक एवं पिप्पलाद है। कौन सी है? पिप्पलाद है। किस वेद को ब्रह्मवेद, भौषज्य वेद एवं महिवेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। किस सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना की प्रतिपादन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है? तो यह भूमि सूक्त के द्वारा हमारा मिलता है। अथर्ववेद का सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय क्या है? तो आयुर्विज्ञान है। क्या सा है दोस्तों? आयुर्विज्ञान है। अब आते हैं हम लोग ब्राह्मण की बात करते हैं। ठीक है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप, अकाल आदि का वर्णन किया गया है? तो हमारा ये जो है क्या है कि षड्विश ब्राह्मण जो है इसमें हमारा किया गया है। बलि संबंधी अनुष्ठानों पर पाठ किस ग्रंथ से को मिलता है? तो ब्राह्मण ग्रंथ से ही हमारा मिलता है। किस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध महर्षि भारद्वाज से है? तो तैत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध हमारा जो है सो किससे है? यह हमारा महर्षि भारद्वाज से है हमारा है। नरबलि का प्रारंभिक संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ से हमको मिलता है। नरबलि का हमारा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट्स है हमारे। वेदों के ब्राह्मण है ना, आर्णक एवं उपनिषद। वेद ऋग्वेद को ब्राह्मण की बात करें तो ऐत्रेय और कौशिकी हमारा है, जो कि ऑलरेडी पूछा गया है। फिर से अरणायक में देखें तो ऐत्रेय है ना, सांख्यान कौशिकी। और उपनिषद की बात करें तो ऐत्रेय कौशितकी। और उपवेद की बात करें तो आयुर्वेद इसको बोलते हैं। सामवेद की बात करें है ना, यजुर्वेद की बात करें और अथर्ववेद की बात करें। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसको एक बार देख लेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आर्णायक तथा उपनिषद की संख्या देखिए, अब देखिएगा आर्णायक तथा उपनिषद के बारे में बात करेंगे। तो आर्णायकों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी है दोस्तों? 7 है। भारत का राष्ट्रीय सूत्र सत्यमेव जयते है ना। क्वेश्चन अक्सर आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये इसमें दिया है, IAS 2014 में पूछा गया है, पर मैं आपको बता दूँ बहुतों क्वेश्चन में दिया गया, बहुतों एग्जाम में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किसे ब्रह्म विषयक होने के कारण ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। तो उपनिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? उपनिषद को कहा जाता है। पुनर्जन्म का विचार सबसे पहले किस उपनिषद में आया था? तो बृहदारण्यक उपनिषद में आया था। आध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता यम संबंध किस उपनिषद से प्राप्त है? तो ये हमारा कठोपनिषद से हमारा प्राप्त होता है। किससे होता है दोस्तों? कठोपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट पेज है। ये ज़्यादा मेरा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा ही बच गया है इसका, जो हमारा वैदिक संस्कृति का था। आज मैं इसको ये ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए एक मक्खी जो है सो फोटो में आ गया है। ठीक है, आपको सॉरी ये जो है सो रहेगा ही नहीं जाने वाला है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो जावालोपनिषद में किया गया है। निष्काम कर्म का प्रथम प्रतिपादन किस ग्रंथ में किया गया था? तो ईशोपनिषद में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब वेदांग की बात करते हैं। वेदों की रचना जो करती है उसको हम लोग वेदांग कहते हैं ना। जब वो वेदों की रचना करने जो संग्रह होता है उसको वेदांग कहते हैं। छंद पर किसने रचनाएं लिखी? तो पिंगल ने लिखी है। यास्क में ने किस वेदांग की रचनाएं की है? तो निरुक्त पर। वेदांगों की बात करें तो हमारा शिक्षा है ना, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष है ना। स्वर शिक्षा किसके लिए है? तो विवरण, स्वर, ज्ञान एवं शुद्ध उच्चारण के लिए। निरुक्त हमारा शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र के लिए। व्याकरण प्राकृतिक और प्रत्यय। छंद हमारा माप, सिद्धांत एवं छंदों का प्रयोग। और ज्योतिष जो हमारा है सो हमारा क्या है? खगोल विज्ञान की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सूत्रकालीन, ठीक है, सूत्रकालीन सभ्यता की बात करेंगे तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल कहलाता है, जिसको हम लोग सूत्रकाल कहते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक का काल क्या कहलाता है? तो सूत्रकाल कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूत्र में भारतीय ज्यामिति की प्रारंभ दिखाई देती है? तो यह हमारा शल्व सूत्र में दिखाई देती है। अब सूत्र साहित्य हमारा एक दिया हुआ है, इसको मैं बता देता हूँ। सूत्र में कि श्रोत्र सूत्र यज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि का विधान व्याख्या है। कल्प सूत्र विधि एवं नियम, ये इंपॉर्टेंट है। कल्प सूत्र जो है याद में बहुत बार कल्प सूत्र विधि एवं नियमों का प्रतिपादन करता है ना। शुल्भ सूत्र इसमें यज्ञ स्थल, फिर से अग्निदेवी की का निर्माण, माप संबंधित नियमों है। धर्म सूत्र इसमें सामाजिक धार्मिक कानून के आचार संहिता का वर्णन किया गया है। गृह सूत्र इसमें मनुष्य के लैंगिक एवं पारलैंगिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मेरा वीडियो आज समाप्त होता है। ये आपका पार्ट 2 वीडियो था, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूँ। फिर मैं कल मिलूँगा आपसे एक साइंस का लेकर के, जो कि हम स्पीडी का साइंस चला रहे हैं। वो स्पीडी का साइंस जो आपको बिहार SSC BPSC सब में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों।